अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ उरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत की और सदर, वज़ीर आज़म और बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस मौके पर दरखास्त गुजार के वकील इम्तियाज़ सिद्दीक़ी एडवोकेट ने कुछ दलाइल दिए कि मुजव्वज़ा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को कलअदम करार दे सकती है। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल के खिलाफ समाअत के लिए बनाए गए 8 रुकनी बेंच को मुतनाज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और वजूहात ये दी हैं कि जी इस बेंच में जजेस की सीनियरिटी के उसूलों को नज़रअंदाज किया गया है और इसे पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार में मुदाखलत करार दिया है। और यह साहब, हुकूमती इत्तेहाद के ये तहफ़्फ़ुज़ात कितने जनवन हैं? देखिए, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर। कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का उसके साथ कोई तस्वर नहीं, या एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी जजेस हैं। ये कोई अदलिया के अंदर ये तस्वर ही नहीं कि फ़लाँ शख्स जो है ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है क्योंकि वो खुशकिस्मती से पहले पैदा हो गया था, ये कतन नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस बनने के लिए चीफ जस्टिस एक है ना, चीफ जस्टिस यही तो आज डिस्कशन हुई है कि एक चीफ जस्टिस के बगैर बाकी चीज़ें जो हैं मुकम्मल नहीं है सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस का ऑफिस हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि सीनियरिटी, एक जाहिल आदमी अगर सीनियर हो जाए, एक नालायक आदमी सीनियर हो जाए, मैं आपको अपनी ज़ाती बताता हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी छोड़ी थी तो मैंने आर्गूमेंट यही दिया था उनके साथ कि मेरी 9 पब्लिकेशन था दुनिया उसके अंदर इंटरनेशनल पब्लिकेशन में, और मेरा बॉस है उसकी एक भी नहीं है। तो आप इसका मतलब यह है कि आप उसको प्रमोशन देंगे क्योंकि वो खुशकिस्मती से पहले पैदा हो गया, मेरिट पर होना चाहिए। तो नहीं, तो अदालत में होता ही मेरिट है कि एक आदमी के कितने फैसले मेरिटोरियस बुनियादों पे अदल कैसे करता है। और कोई जज भी अदल के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस और तमाम जज बराबर हैं, क्योंकि अदलिया को एक खास मकाम पे आपने रखना है, इसलिए आपने चीफ जस्टिस को कुछ इख्तियार दिया। इम्तियाज़ सिद्दीक़ी साहब ने बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट किए। उसने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं किया जा सकते जो इसके अंदर दिए गए। अच्छा, जो लेजिस्लेशन अगर आपने करनी है तो इख्तियारात बढ़ाने की उसकी। जी इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। इम्तियाज़ सिद्दीक़ी साहब, अभी हम आपकी बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा पूरा तफसील से बताइएगा कि आज आपके आर्गूमेंट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थे, तो आप क्या पूरी बहस क्या हुई आज? सर आपको पाकिस्तान के अंदर जो स्कीम है उसके मुताबिक जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है और अदलिया है, ये अपने अपने रूल मेकिंग पावर्स हैं और के ऊपर बेशुमार पिछले 20-25-30 सालों के अंदर जजमेंट आ चुकी हैं कि अदलिया के जो अख्तियारात हैं उनमें इजाफा तो किया जा सकता है, लेकिन आइटम नंबर 55 ऑफ द 4th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में उसके इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते, स्पेशली वो इख्तियारात जो उसे आइन ने दिए हैं। तो जो सुप्रीम को एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 176 जी, वो ये कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी जजेस। ठीक, उसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से बाहर नहीं हो सकता। ठीक, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के साथ हो सकता है, बाकी जज अगर ना भी हो, क्यों करें, बाकी कोई जज नहीं, सिर्फ चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट मार्जे वजूद में आ जाएगी। लेकिन अगर बाकी जज मौजूद हैं और चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो जो चीफ जस्टिस है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसके पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, है वो बराबर का जज, लेकिन आइन तस्वर करता है कि उसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो ही इज द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल और उसने सारे मैनेज करना है। इस तरह प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ द हाउस है, तो उसके ऊपर कोई लिमिटेशन प्लेस नहीं की जा सकती किसी भी लॉ के तहत, और एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन के अंदर ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता। ये उस पे काफी केस लॉ है। असल मसला ये नहीं, असल के पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, वो लॉ प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया और मैसेज भेजा पार्लियामेंट को
कि ये कानून आइन के मुताबिक नहीं है। उन्होंने उसकी बात को रद्द करके दोबारा कानून बना के भेज दिया। अब वो तुरंत तो बिल को आप चैलेंज नहीं कर सकते। जजमेंट ये है कि कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेकिन हमारा कहना ये था, उस पर हमारे पास केस लॉ अवेलेबल है, जब एक दफा बिल जो है वो पास होके असेंबली के सेक्रेटेरिएट से निकल गया और प्रेसिडेंट के पास अब फाइनल तौर पे मौजूद है साइनिंग के लिए, तो वो बिल नहीं है, वो प्रपोज एक्ट है जी, हस्बा वाला जैसे लॉ है जी, वो प्रपोज एक्ट है। उसको आप देख सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आ गया। ठीक, और आप उसके ऊपर अपनी पेंडिंग दें, क्योंकि ये इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं आपके साथ नहीं है, अफसोसनाक सिचुएशन, वो हमने चैलेंज किया इसमें। ठीक ठीक है। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त उन्होंने प्रोरोग कर दिया है कुछ अरसे के लिए, ज़ाहिर बात है अर्जेंट कर दिया है, उसमें उन्होंने बहुत सारे और लोगों को पार्टी बनाया। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ज़ाहिर बात है एक किस्म का अब तो लॉ तो तकरीबन इसलिए बन गया कि प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, इट्स विल ऑटोमेटिकली बिकम ए लॉ। उसके हस्बा की मिसाल मौजूद है। लेकिन क्या आप इस दौरान इसका ऑपरेशन रोक सकती है? क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस 10 दिन के अंदर अंदर इसका ऑपरेशन रोका जा सकता है? जो टीम है ना, जुडिशियल अप्रोच जो है उस पर जजमेंट से है कि जो आप फैसला फाइनली अगर आप कोई फैसला कर सकते हैं तो फिर आपके पास इंटरिम ऑर्डर पास करने की भी इस्तेताद मौजूद है। अच्छा, ठीक, इसका इंटरेस्ट भी ये है अगर फर्ज माल मैं एक अल्टीमेट ऑर्डर कर सकता हूँ तो फिर मैं इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता हूँ। जुरिसडिक्शन तो मेरे पास आ गई है। अच्छा, सिर्फ ये आप इसलिए जस्ट बिकॉज के बात आप इतने बड़े सीनियर लॉयर हैं कि ये दोनों कवानीन के बारे में, मतलब जो 191 के बारे में और शेड्यूल 4 के बारे में, ये चीज़ जो थी दुनिया भर को मालूम थी। इतने बड़े बड़े लेजिस्लेचर वहाँ असेंबली में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े माहिर कानून, मतलब जो खुसूसन वज़ीर कानून भी अपने आप को बहुत बड़े लॉयर समझते हैं। क्या इन सारों को अंदाज़ा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बार है, वो एक नहीं बात पास कर सकते कानून, तो उन्होंने क्यों ये रिस्क क्यों लिया? आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में खुददारी मौजूद थी, इज्जत और आबरू और अपने स्टैचर के, अपने मुकाम के मुताबिक बात करने का फुकदान है। हम लोग बदनीयत लोग, हम सच्ची बात नहीं करते, हम झूठ बोलने के ऊपर करते हैं। ये सारा जो हमारे मुल्क में इस वक्त फसाद पड़ा हुआ है वो इसी बात से पड़ा है कि इस मुल्क में जो अच्छे और साफ सुथरे लोग हैं उनकी आवाज दब चुकी है। आइन तो बहुत एक सिंपल सा चीज है, क्लियर है। एक डॉक्यूमेंट अगर कोई साफ सुथरा वसीउल कल्ब साफ सुथरा आदमी उसको पढ़ेगा तो उसको रोशनी रहेगी आइन में, और अगर उसको बदनीयत है तो वो उसी आइन के अंदर अंधेरा डाल देगा। अच्छा इम्तियाज़ साहब, अब इस बिल पर मैं ज़रा थोड़ी आपसे बात करना चाहूँगी। माहिर कानून की हैसियत से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की बहस बड़े अरसे से चली आ रही है। मुख्तलिफ वकला बॉडीज़ जो हैं वो भी इस पर कई सिफारिशात दे चुकी हैं, ख़ुद जजेस के अंदर से भी इसमें बात आ चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये नागुज़ीर था ये बिल प्रपोज करना, और अगर नहीं था तो मामला बना कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारा सिस्टम जो है वो रिफॉर्म चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी मानते इस बात को। लेकिन अदलिया या वकला के अंदर रिफॉर्म जो है वो पार्लियामेंटेरियंस नहीं करेंगे। सही बात। आप पार्लियामेंट्री उस रिफॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली। रिफॉर्मेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट और सुपीरियर हाई कोर्ट के जजेस ने और वकला बॉडीज ने खुद बैठ के करनी है। लेकिन आपके सामने है, पाकिस्तान से तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा बंदा पिछले 10-20 सालों से जब बात माइग्रेट कर चुका है। यहाँ पे जितना बड़ा खुशामदी होगा वो उतने बड़े ओहदे पे पहुंच जाता है, मेरिट का कोई लिहाज नहीं है, ये सारी बातें हैं। तो फिर ये बातें हम कर रहे हैं कि रिफॉर्म किस तरह होगी, रिफॉर्म तो नहीं होगी, वहाँ पे सियासत होगी। सियासत इसी तरह है जो आपके सामने नतीजे निकल रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रपति साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, ज़रा आना चाहूँगी, बात ये की जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे केस को कैसे सुन सकते हैं जिसमें उनके अपने इख्तियारात की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आया है। आप अग्री करते हैं इस बात से? ये कमाल की बात है। क्या मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? इसके माने कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है एक मुल्क पे, जब तक वो साइन नहीं करता है एक्सपेंडिचर हो नहीं सकता है। और अगर वो कहना और वो ज़्यादातर उसने प्रोजेक्ट्स वो खुद बना के कैबिनेट से अप्रूव करता है, तो इन अदर वर्ड्स वो नहीं ये कर सकता है। क्या बातें हो रही हैं? देखिए वो जो अगर हमारे साथ ये साहब हैं, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए पहली बात तो ये है, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर, जो आदमी इतने बड़े ओहदे पे आता है, I mean selected and brought out of all the judges of Pakistan and lawyers to the post of Chief Justice, क्या उसको नहीं पता है मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या है? सही। क्या उसको I mean, हम एक मिनट के लिए समझते हैं he cannot distinguish between a matter of public importance और जो नहीं है? क्या he cannot distinguish फंडामेंटल राइट्स क्या है? बिल्कुल कर सकता है, कर रहा है। और इस पे कहना कि नहीं इसके साथ एक दो और जजेस को बिठा दें, क्यों? देखिए अगर ये बहादुर स्टांस ये जज ना ले, ये सिंगुलरली बहादुर स्टांस ना ले, मैं आपको बता रहा हूं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी जो हुई है, जो हम देख सकते हैं, उनको तोड़ दिया है पॉलिटिक्स ने। ये पॉलिटिशियंस ने स्प्लिंटर किया है जुडिशरी को, और इसके माने कि ये एक्सेप्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं हाँ मेरा भी इख्तियार लेके बांट दो, तो फिर हम जाएंगे पीपीपी के पास, फलाने जज को अपॉइंट करो, फिर हम जाएंगे पीडीएम के पास, इसको लगा दो यार तुम लोगों के पास इस वक्त तुम्हारी थोड़ी सी अक्सरियत है। ये कोई तरीका है? ये तो सिविल सर्विसेज में हो गया है। पीपीपी सेक्रेटरी, पीडीएम सेक्रेटरी, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साहब, अब हुकूमती इत्तेहाद का ये एतराज़ है कि जी बेंच में सीनियरिटी के उसूलों को नज़रअंदाज किया गया है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा था वो फिर से इस बेंच में शामिल नहीं किए गए। आप इस कॉम्पोजिशन को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो 7 लोग और शामिल हो जाते तो ये 8 जो फैसला देते तो 8 और 7 का फैसला आता। नहीं, थोड़ा मिक्स नहीं कर देना चाहिए? नहीं, क्यों, क्या कोई जरूरत नहीं होती। उसकी वजह है कि आप बुनियादी तौर पर यहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं होती कि जनाब सारे के सारे, कल को आप कहेंगे नहीं 15 से नहीं 15 और रिक्रूट कर ले, फिर कहेंगे आप हाईकोर्ट के सारे जजेस को साथ लगा। तमाशा है, आज उन्होंने इतनी गंदी बात की है हुकूमती इत्तेहाद ने कि इसमें पंजाबी जज नहीं रखा, सिंधी जज नहीं रखा, इसमें बलोची जज नहीं रखा, इसमें के ओ भाई क्या आपका मतलब है कि इंसाफ सिर्फ बाकी सूबे करते हैं? आप तो इस वक्त यानी पागल हो चुके हुए हैं। इसका मतलब यह है कि शिकस्त को देख के इसका मतलब यह है कि कल को पंजाबी का मुकदमा जाए पंजाबी जज के पास जाना चाहिए, सिंधी का मुकदमा सिंधी जज के पास जाना चाहिए। नहीं, यानी टोटली इससे ज्यादा फजूल बात हो नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर। आपने ये तो इतना बड़ी एक्सपर्शन कास्ट की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है बुनियादी तौर पर। तो मैं समझता हूं असल में मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद डील कर रही है, उसको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये इन्होंने कहा भी तो इन्होंने कहना है कि जी इसकी अपील लेके जाएं तो हम फिर लार्जर बेंच बना देंगे। उनको भी पता है कि ये कितने, और कितनी सही बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि हम ये जरूरी है, लेकिन आईन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद करे इसके अंदर अमेंडमेंट। और फिर उसने एक और बात की है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है वो मशवरा कर सकता है, उसको उसकी विल पे छोड़ दो कि वो मशवरा कर ले। सब लोग मशवरा करते हैं, कौन है जो मशवरा नहीं करता? वज़ीर आज़म करता है, सदर करता है, आर्मी चीफ करता है। तो ये इतना फजूल कॉन्सेप्ट, अब इस वक्त कोई आर्गूमेंट नहीं है उनके पास, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में 15 जज हैं, 8 जज जो है उनका बेंच बन चुका हुआ है, पीछे ये रह गए हैं, ये इलेक्शन भी हार गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जिसे कहते हैं ना, इन्होंने जमहूरियत का नारा लगाया हुआ था ना, सारे वो भी हार गए। अब जिस तरह आए बाएं शाएं करते हैं। दूसरे दफे
जी। और या साहब दूसरे दफे जब कोई जज उठ के खड़ा रहेगा और कहेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मसलन जैसे नहीं नॉट टू होल्ड इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अगर वो खड़ा होके कहते ये नहीं कर सकते आइन के खिलाफ है, वो कहेंगे उसको याद है तुम्हें हमने उसका क्या हालत किया था, हमने कानून बदल के उससे पावर्स लेके उसके पावर्स को स्प्रेड डिफ्यूज करके हमने उसको खत्म किया, अब तुम फिर लड़ना चाहते हो हमारे से। बिल्कुल दिस इज नॉट ऑन फॉर गॉड से। अहम पॉइंट बहुत अच्छे। और ये सब एक तरफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदादे ला रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का लाया हुआ बिल टेकअप कर रहा है, तो ये मामला किसी पॉइंट पर जाकर समझेंगे पार्लियामेंट की जंग बच चुका है। पार्लियामेंट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। आप मुझे बताइए 6 दहशतगर्दों को फांसी की सजा होती है, पार्लियामेंट करारदाद से कह सकते हैं इनको सजा मत दो? नहीं कह सकते। एक कानून का एक प्रोसेस है। देखिए माफी भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका प्रेरोगेटिव दे या ना दे, ठीक। आप एक अदलिया का फैसला है वो, लेकिन सर वो फैसले पे तनकीद नहीं कर रहे ना, वो प्रोसीजर पे कर रहे हैं, बेंच पे कर रहे हैं, नहीं कोई उसका तरीका का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इससे बड़ा इफेक्ट हो ही नहीं सकता कि आप उसके बेंच के ऊपर इत्तेफाक करके आप बराबर बात नहीं कर सकते। आप मेरिट पे बात करो ना कि फैसला है कि नहीं। ये आइन कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी किस्म का कानून नहीं बना सकती। आप प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये मैं एक बात कर रहा हूं, आप कहते हैं नहीं तुमने शर्ट ठीक नहीं पहनी हुई, यार दूसरी शर्ट पहन के फिर तुम्हारी बात सुनूंगा, फिर आप कहते हैं नहीं तुम बैठे ठीक नहीं हो, तुम ठीक तरह बैठ, ये बताओ वो बात गलत कर रहा है कि या सही कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है तुम कानून नहीं बना सकते। जी हिलाली साहब, ये रामीन ये जो प्रोसीजर है ये एक बहाना है, ये प्रोसीजर इनका एक्चुअल टारगेट नहीं है, ये रिजल्ट इनका एक्चुअल टारगेट। यही तो मामला खराब कर रही है हिलाली साहब। ये नहीं है कि हाँ, तो अब याद रखें ये अगर आपने गलत वक्त कोई अच्छा चीज भी किया वो गलत होता है, इसलिए वो अच्छे चीज को आप कंटेमिनेट करते हैं, अडल्ट्रेट करते हैं, समझ गए, विद समथिंग इविल एंड बैड। इनका मकसद पूरा हमने समझ लिया, बच्चा बच्चा इनका मकसद समझ लिया है। अब ये तरीके उल्टे इधर से कर रहे हैं, उधर से करवाना चाहते हैं, ये बहाना, ये प्रोसीजर, ये रूल, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, नॉनसेंस। तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए कि तुम पिटोगे इलेक्शंस में, और लोग सब पहचान लिया है, सब जानते हैं ये क्यों है। ये बड़ी सही बात है कि बेशक आप रूल सही बना भी रहे हो तब भी उसमें नियत और टाइमिंग, नियत की बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह है आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकती है। 191 कमल कुमार ने 15 दफा यहाँ पढ़ के सुना है, ठीक। आप कौन होते हैं बनाने वाले? और फिर आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम, वो एक किताब है जिसमें जवाद ख्वाजा की बड़ी जबरदस्त किताब है, उन्होंने किताब में लिखा, उसने कहा पार्लियामेंट सिर्फ 2 मुल्कों में सुप्रीम है, एक सुप्रीम है बरतानिया में और दूसरी सुप्रीम है उसके अंदर अपने इजराइल में। वहां दुनिया में आइन सुप्रीम होता है, बल्कि आइन के जो बेसिकली बेसिक ढांचा है ना जी, वो बहुत सुप्रीम होता है। मिसाल भी दी आपको कि एर्दोगान कितना इस्लामी मूवमेंट चलाई, सेकुलर कानून नहीं बदल सका क्योंकि ढांचा वैसा था। मोदी ने कितनी मूवमेंट चलाई, सेकुलर ढांचा नहीं बदल सका, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट उड़ा दी। ये बुनियादी तौर पर इंसानी तहजीब का इर्तिका होता है बहुत सारी चीजों के, कि हम इन चीजों कल को आप खड़े होकर कहें कि सुबह से झूठी गवाही देना जायज है, क्या आप झूठी गवाही देना जायज हो सकता है? ये बुनियादी ढांचा है इखलाकियात का। ये इन्होंने बिल्कुल वही किया है कि पाकिस्तान के आइन को पढ़ते हुए, जानते बूझते हुए, समझते हुए कानून पास किया। और क्यों किया है मैं आपको बताऊं जी, कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करेगी, हम कहेंगे ओहो हम शहीद हो गए। ओ भाई तुमने काम ही गलत किया है, तुमने काम ही छितर खाने वाला किया है, तो छितर ही पड़ेंगे और क्या होगा। इस तरह तो फिर इलेक्शन डिले करने पे भी वो सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, उस पे भी मैं समझती हूँ सियासी शहीद नहीं बन सकते, तो आइन शिकन बनेंगे इस मामले पर भी। आइन शिकन तो नहीं, आइन के खिलाफ पास किया, शिकन भी हो सकता है, पास कर सकती है। बिल्कुल हिलाली साहब, हम एक तरफ ये देख रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब मामलात और डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए मुलाकातें कर रहे थे, जस्टिस काजी फाइजी साहब से भी उन्होंने मुलाकातें की, फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसा बेंच बना दिया जिसमें इख्तिलाफी नोट वाले जजेस शामिल नहीं। आपको लगता है मामला डी एस्केलेशन की तरफ जाते जाते अब वापस ना आ जाए दोबारा से? देखिए मैं इधर बैठ के ये नहीं कह सकता हूं कि क्यों एक जज जो एक बड़ा ब्रेव स्टांस लिया है
कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है उसके करेक्ट स्टांस पे, राइट स्टांस पे। मैं ये नहीं कहना चाहता इसलिए वो मिला। अगर मिला और अगर उससे उनकी आर्ग्यूमेंट और रैशनल थॉट्स को एक्सचेंज कर पाए तो ये बड़ी अच्छी बात है ना, कि यू शुड ऑलवेज बी एबल टू एक्सचेंज रैशनल थॉट्स। मगर मैं नहीं समझता हूँ वो इसलिए मिला कि ही वांटेड टू गिव अप या इसको किसी तरीके से जीत को अपने तरफ ले आए, नॉट एट ऑल। उसने कहा होगा कि आई एम प्रिपेयर्ड टू होल्ड टू दिस पोजीशन, मैं इस पोजीशन में खड़ा हुआ हूँ और जो मेरे साथ है वो मेरे साथ हैं, और तुम मेरे साथ अगर नहीं हो, इट्स अप टू यू, नो दिस थिंग। मगर यू नो देयर इट इज, वी डिफर। भाई कभी कभी यू हैव टू डिफर, यू कांट एग्री। ये जो पाकिस्तान में ये है ना, ये है बात कर लो, बैठ के बात कर लो। नो कुछ चीजों पे बात नहीं करनी चाहिए, अलग खड़ा होना चाहिए, अकेले भी हो, खड़े हो अलग। बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी बात की लाली साहब। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि कौमी असम्बली ने पंजाब के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया है। 21 अरब रुपए की फराहमी का ये बिल था जो कि मुस्तरद कर दिया गया। और ये सब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके? देखिए, डिले है ना, ये बेसिकली ख़राब कर रहे हैं कि वो कामा कमेटी ने मुस्तरद किया, फिर उसकी कामा कमेटी ने मुस्तरद किया, असम्बली में लाना नहीं चाहते, लाएंगे तो तार बात है सुप्रीम कोर्ट कहेगी कंटेम्प्ट में लेके आएगी। कामा कमेटी की कोई हैसियत नहीं होती, एडवाइजरी कमेटी एडवाइजरी हैसियत होती है, एडवाइजरी हैसियत के ऊपर एक्शन लिया जा सकता, लेकिन तमाशा लगाया हुआ है। यानी आप अंदाज़ा करें कि हाई सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक काम को आपने इम्प्लीमेंट करना है। कल भी मैंने मिसाल दी थी, एक सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस गवर्नमेंट को 20 अरब रुपये जुर्माना होता है, ठीक है, क्या आप उसके ऊपर इजलास बुलाएंगे? रिकॉर्डिंग में आपको जुर्माना हुआ ना $10 बिलियन, करें करारदाद पास असेंबली के अंदर, बहुत बड़े शेयर बनते हैं, बड़े ना, नहीं कर सकते। दुनिया में खा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या पाकिस्तान की कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है उसके ऑर्डर को। लेकिन तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान का। सिर्फ एक मसला है कि इमरान खान जो है वो आ रहा है और वो कहते हैं कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। हिलाली साहब, आयशा गौस पाशा साहिबा ने जब आज गुफ्तगू की थी तो उन्होंने ये कहा था कि जी हमारे पास मुख्तस बजट के अलावा इजाफी फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमने इजाफी फ़ंड्स फराहम किए तो IMF के प्रोग्राम से तजावुज़ होगा। आपको क्या लगता है ये बात कितनी जस्टिफाइड है और क्या ये सुप्रीम कोर्ट में भी सब्सटैंशिएट हो सकती है? देखिए, अब ये लेडी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर सर उन्होंने जो कहा है उसके बारे में कह दीजिए। ये बात करना है, हाँ नहीं, मैं यही कहूँगा कि बात ही करना बेकार है इन चीज़ों पे। इसलिए इन्होंने फैसला कर लिया था ना, इन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शंस हो नहीं सकते हैं। मैं कहता रहता हूँ, इनके जान और इनकी लाइवलीहुड दोनों चीज़ें ख़तरे में है, तो ये तो कभी करेंगे ही नहीं। तो ये अनाउंस भी करना, मेरे ख्याल में अनाउंस उस चीज़ को कहें जब इन्होंने कोई ऐसी चीज़ कही जो लगता है इलेक्शंस के होल्ड करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं कुछ चीज़, वो ऐसा आपको मिलेगा नहीं। सो इट्स ऑल यूजलेस न्यूज़। ये सब चीज़ प्रोजेक्ट इसलिए करना चाहते हैं, किसको नहीं पता था। आप तो ये IMF का सेगमेंट में आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम ब्रोक हैं, इन्फ्लेशन है, रिकॉर्ड हाई, प्रोडक्शन रिकॉर्ड लो, अप्लायंस फैक्ट्रीज 40% बंद हो गए हैं, टेक्सटाइल क्लोजर्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। 30% लोग इस क्राइसिस के पहले पॉवर्टी लाइन के बिलो थे, अब 42% ऑफ पाकिस्तान इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये सब चीज़ है। तो अगर आप समझते हैं कि इलेक्शंस इतने महंगे हैं तो काट दें, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दें, है ना, बैठ जाएं, कोई बच्चा साका को लाके इधर बैठा दें। ये सब बेकार चीज़ें हैं। अब कौन कहता है पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, कौन कहता है पाकिस्तान को हर वक्त मुश्किल, मगर 1.5% लोग, जिस मुल्क में 1.5% लोग टैक्स पे कर सकते हैं, 1.5% ऑफ द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, वो मुल्क कभी नहीं प्रोग्रेस कर सकता है। इसका मतलब है कि वो मुल्क दुश्मन मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। जो मुल्क दुश्मन मुल्क के सिटीजन्स हैं
तो आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? और किसी में हिम्मत नहीं है उनसे टैक्स लेने, किसी में हिम्मत नहीं है उनको अंदर डालें। एक आदमी $43 बिलियन के साथ रिटायर होता है, $43 मिलियन के साथ रिटायर होता है, किसी की हिम्मत नहीं है उसका नाम लें और कहें पकड़ो इसको। क्या दिस इज व्हाट आई से, माने कि हम लोग अपने आप को शर्मिंदा करते रहते हैं, फाइनली हम कहते हैं हम बेशरम हैं, और फिर वी एक्ट लाइक दैट। एक दफे जब हम कहते हैं हम बेशरम हैं, फिर हम उस किस्म की एक्शंस वी प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स इन। बिल्कुल सही बात है। वेरी सॉरी। औरिया साहब, अब IMF की जानिब से एक उम्मीद तो दिलाई गई है कि जी स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा, मगर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसमें कुछ अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं। आपको क्या लगता है, ये मुआहदा जल्द होने वाला है या अभी कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, उनका टाइटल भी है पाकिस्तान इन ब्रीच ऑफ ऑल फिस्कल टारगेट्स। वो कहते हैं किसी भी किस्म का कोई फिस्कल टारगेट जो है पाकिस्तान ने नहीं किया, और 1 साल पूरा मेरा 8 नेगोशिएशन वो कहते हैं IMF हमने किए हैं, और वो कहता ये है आप रिपोर्ट के पढ़ें, एज ए रिजल्ट ऑफ दीज पुअर indicators. Gross public debt is shown 73.6% of the GDP by the end of the fiscal year. At the time of signing the program in July 2019, the IMF had projected that Pakistan public debt would come down to 65%. यानी जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, IMF को ये अंदाज़ा था कि 65% तक ये रिड्यूस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर जा रही थी। अच्छा। लेकिन अचानक कुछ लोगों को हुई कि उन लोगों को ले आए, और ये वाले जो आ गए उसके बाद उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान को कमाल से कमाल कर देंगे, हम तो पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे। ठीक है, और पेरिस बनते बनते पाकिस्तान ने कहा जी अब जो डाउन होना था 65% थे वो 73.6%। इतना जिस वक्त आपका इंटरनेशनल डेट हो तो कहा जाता है कि इकॉनमी सर्वाइव नहीं कर सकती, फ्यूचर डेट लेके आप सर्वाइव करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अब इसका मतलब यह है कि IMF क्यों साइन नहीं कर रहा? IMF इसलिए साइन नहीं कर रहा कि IMF की अपनी इज्जत जो है वो एट स्टेक है कि ये पाकिस्तान जो है इसकी हम रिस्पांसिबिलिटी ले लें, जिम्मेदारी ले लें, शहबाज शरीफ की हम जिम्मेदारी ले लें कि ये कर्जा अदा कर देगा। और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, अलग से लेके ये तक ये खौफनाक रिपोर्ट है। जैसे लाल साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ना, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि मैं अगर 25 लाख की गाड़ी खरीदता हूं तो मैं अपना इनकम टैक्स नंबर देता हूं। एक और बंदा है उसका टैक्स नहीं देता, वो भी 25 लाख की गाड़ी लेता है लेकिन वो नॉन फाइलर है। तो किस मुल्क में नॉन फाइलर होता है यार? इसी मुल्क में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में होता है नॉन फाइलर। क्यों? इसलिए कि तुम एक थोड़ी सी उससे 4 महीने पैसे जो है उसके ले लेते हो एक्साइज ड्यूटी के, और कहते हो तुम जो मर्जी करते जाओ, बेशक तुम हीरोइन बेच के गाड़ी खरीदो, बेशक तुम चोरी करके गाड़ी खरीदो, बेशक तुम टैक्स ना दे के खरीदो, तुम नॉन फाइलर हो। नॉन फाइलर की जिस मुल्क में इज्जत हो उस मुल्क में हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? सही बात है। हिलाली साहब, अब जो रिपोर्ट दी है IMF ने, वो कह रहे हैं कि जी शरह नमू अंदाजे के मुताबिक नहीं है, अफराते ज़र तवक्को से कहीं ज़्यादा है, लेकिन हुकूमती दावे तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया था शहबाज शरीफ ने अपने 1 साल मुकम्मल होने पर, जो उनको हल्फ उठाए हो गए, तो उस पर उन्होंने कहा था कि जी जो डिफ़ॉल्ट के साए थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो कौन सच्चा है कौन झूठा है? देखिए, बात ये है कि 0.5% जो ये कह रहे हैं, ये 0.5% हमारा ग्रोथ रेट नहीं होगा। मेरे से लिख लें, नेगेटिव होगा, नेगेटिव खतरनाक माइनस ग्रोथ रेट होगा। दिस इज बिल्कुल दैट इज। और आपको यू कांट, देयर इज नो होप। माने कि जिस तरीके से ये जा रहे हैं, जिस तरीके से ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, इनमें है ही नहीं। दे बीन देयर 40 साल से ये हैं, एक ही चीज ये करते हैं, चोरी। उसके अलावा और कुछ इनमें एक्सपर्टीज इनका कुछ ही चीज में नहीं है। अगर होता तो इधर देखिए, जिधर आप जाते थे, आप हलीम एयरपोर्ट जकार्ता में उतरे, किसने बनाया? एक लड़के ने बनाया, स्वार्थों का। टोल टैक्स आ रहा है, दूसरे लड़के का है। क्रेटेक्स सिगरेट्स बन रहे, तीसरे लड़के का है। मगर चलो ठीक है, चोर था, करप्ट था, मगर उसके पैसे मुल्क के अंदर थे, तो किसी ना किसी को नौकरी मिलता था उसकी चोरी से। और हम इनको अब इंपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं काफी नहीं है कितने तुम ले गए हो, अब फिर वापस आओ, फिर चोरी करो। You know, this is a mad country.
तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो होप। आप IMF से क्या पूछ रहे हैं? IMF से आपको 1 बिलियन मिलेगा, आपके दोस्तों से 4-5 बिलियन मिलेंगे। कितने हैं आपके डेट्स? 100 बिलियन से ऊपर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल सही बात है। और ये सब आपको बता रहा हूँ। जी 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 हिलाली साहब कंप्लीट कर ले बात। जी नहीं आई फिनिश चले। और ये सब आखिरी 1-2 मिनट रह गए हैं। अब नून लीग ये कहती थी जी हम पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करेंगे, मगर मुआशी जो सूरत हाल है उसको हम संभाल लेंगे। पॉलिटिकल कैपिटल भी उनका बर्न हो गया, मामलात भी बिगड़ते चले जाए। क्या वजह? झूठ बोलते हैं बड़ा इट्स अ ब्लेटेंट लाई। क्या पाकिस्तान के वफादार इस तरह के थे? उनको तो पता था हम आएंगे तो कुछ नहीं होगा। वो तो 10 अप्रैल ने उनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी रेज हो गई। वो समझते हैं मैदान खुला होगा, हम दोबारा इस दफा यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद हम जो चाहेंगे लूटमार अपने केसेस खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे, रिलैक्स बैठेंगे और उसके बाद जनाब नवाज शरीफ भी आएंगे और नवाज शरीफ जनाब आके रेवन में अंदर बैठेंगे और सुबह सवेरे उठेंगे आकेंगे जी निस्बत रोड की जो है वो हमने हरीसा खाना है और उसके बाद शाम को हमने फ्राम अपना उसका गोलगप्पे खाने हैं। वो चलते रहेंगे। वो तो याशी करने आते हैं। बेटे किधर हैं, भाई किधर हैं? लंदन। वाले साहब किधर हैं? लंदन। आप आते कहाँ? इलेक्शन लड़ने के लिए। भाई कमाल, आपने इस मुल्क को समझा क्या हुआ है? यही वजह है कि ये IMF की रिपोर्ट हमारे मुंह पे मारी जाती है। IMF कहती है कि अगर इमरान खान का गवर्नमेंट चलती रहती तो हमारी असेसमेंट ये थी कि 65% पे आ जाते आप GDP के डेट के ऊपर, लेकिन अब हमारी असेसमेंट ये है कि 73% GDP के डेट पे हो जाएंगे। ये कर्जा किसके चेहरे पे चढ़ा? मेरे चढ़ा, आपके चढ़ा, हिलाली साहब के चढ़ा, मेरे बच्चों के चढ़ा। इसको अदा किसने करना है? क्या हम बिलावल हाउस बेच के अदा करेंगे? क्या हम रायवंड हाउस बेच के अदा करें? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये मैंने और आपने देना है और इन लोगों ने लूटते रहना है इस मुल्क को। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन डिस्कशन आपने सुनी। अगले हफ्ते हाजिर हम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।